जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन पढ़ा था हमने कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। क्या बात करते हैं? गोलीय दर्पण। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये गोलीय दर्पण होता क्या है। मैंने आप लोगों को दर्पण पहले ही बता दिया है कि दर्पण क्या होता है। दर्पण कांच का वह भाग होता है जिसके एक ओर पॉलिश लगी होती है। किसकी पॉलिश लगी होती है? या तो HG यानी कि पारा की पॉलिश लगी होगी, या फिर लेड ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी होती है। और एक चीज मैंने क्या बताया था? PV3O4। ठीक, अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यानी गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, और इन गोलीय दर्पण से कुछ तथ्यों को हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ही स्टूडेंटों को हो जाता है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। और दूसरा हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। बहुत ही आसान है, कोई इजी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? कांच का कटा हुआ वह भाग। क्या होगा? कांच का यानी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके दाहिनी ओर पॉलिश लगी हुई हो। क्या हो? जिसके दाहिनी ओर पॉलिश लगी हुई हो उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। देखिए, जैसे कि ये कांच का एक गोला है। ठीक है, गोला बहुत सही बन गया। गोला वैसे बनता नहीं है मुझसे सही। तो इसको मैंने क्या किया? बीच से काट दिया, यानी कि दो पार्ट में इसे काट दिया। तो जब दो पार्ट में मैंने इसे काट दिया तो ये कुछ पार्ट ऐसे निकलेगा, एक पार्ट ऐसे निकलेगा और एक पार्ट ऐसे निकलेगा। दो पार्ट हो गए। ठीक, तो देखिए इसके दाहिनी ओर पॉलिश लगी हो और दाहिनी ओर पॉलिश लगेगा तो इस कांच का क्या हो जाएगा? दाहिना ये हो जाएगा, यानी कि इस ओर पॉलिश लग जाएगा। ठीक है, और एक पार्ट क्या हो गया? ये हो गया, इसका दाहिना ये हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक, एक कांच के गोले को दो पार्ट में मैंने काट दिया और इसके दाहिनी ओर पॉलिश लगा दिया, तो ये गोलीय दर्पण बन गया। अब देखिए यहां पे सिचुएशन ये आता है कि इसके दाहिनी ओर पॉलिश लग रहा है तो एक कांच पे क्या हो रहा है? ये धंसे हुए भाग पर क्या हो रहा है? पॉलिश लग रहा है। और दूसरी ओर पॉलिश कहां पे लग रही है? दूसरे कांच पर उभरे हुए भाग पे लग रहा है। तो यही दोनों कांचों का हम नाम देते हैं गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, क्योंकि यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, आपको सिंपल सा फंडा ये याद करना है कि यहां पे परावर्तन कहां से होगा? इस कांच से परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए भाग से होगा। क्यों उभरे हुए भाग से? इसलिए होगा क्योंकि धंसे हुए भाग की तरफ तो पॉलिश लगी हुई होती है, तो परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए भाग से होगा। यानी कि जिस कांच से उभरे हुए भाग से परावर्तन हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आपको? और आगे देखिए, आगे मैं लिख रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब देखिए यहां पे दूसरा कांच हो गया। ठीक है, यहां पे परावर्तन कहां से होगा? धंसे हुए भाग से होगा। क्यों? क्योंकि उभरे हुए भाग तो पॉलिश लग गई है, तो परावर्तन होगा कहां से? धंसे हुए भाग से होगा। तो इस प्रकार के परावर्तन को यानी इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए इस कपड़ा ही पकड़ गया इसमें यार, किनारे रख दो। तो अब देखिए ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। यानी कि यहां से रफ कर दे रहा हूं इसको, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक, अब देखिए ऐसा दर्पण जहां से परावर्तन उभरे हुए भाग से हो उस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, और जहां से परावर्तन धंसे हुए भाग से हो उस प्रकार के गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को और भी क्या दर्पण कहते हैं और क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण जो होता है हमेशा आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाने की कोशिश करती है। कैसे? लेकिन समानांतर होनी चाहिए प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण हो गई,
ये प्रकाश की किरण हो गई और ये प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण समानांतर आ रही हैं, तो ये क्या करेगी, इनको मिलाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और ऐसी दर्पण जो प्रकाश के परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलाने की कोशिश करती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रहेगा आपको, अभिसारी दर्पण, ठीक है। अभिसारी दर्पण और अवतल दर्पण एक ही दर्पण होता है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस दर्पण से आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, दूर करने की कोशिश करेगी। यानी कि ये प्रकाश की किरण आ रही हैं, समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो इनको क्या करेगी, ये दूर करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण या फिर अपसारी दर्पण, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। लिख दे रहा हूं यहां पे, अपसारी दर्पण, ठीक है। अपसारी दर्पण दिख रहा है आपको यहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए यहां पर इसको रफ करते हैं, फिर हम आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, अब हम इन गोलीय दर्पण में कुछ तथ्यों को जानेंगे कि यहाँ पे गोलीय दर्पण के तथ्य क्या क्या होते हैं, कुछ प्रमुख इनके बातें जानेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे प्रकाश से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ठीक है। उन तथ्यों को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम जाकर के प्रतिबिंब को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं। इसके पहले आप लोगों के परावर्तन टॉपिक में मैंने जो है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन समझा चुका हूं। जिसको भी देखना है वीडियो, जो न देखा हो वो देख सकता है, क्योंकि समतल दर्पण का अगर प्रकाश का परावर्तन सही से नहीं समझे होंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट नए हो, सबसे पहले जा करके पहले लेक्चर को देख लिया हमारे लाइट का, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखिए, अब हम कुछ तथ्यों को जानेंगे और वो सबसे पहला तथ्य हमारा, सबसे पहले हम जानेंगे ध्रुव, कि ध्रुव किसे कहते हैं। उसके बाद से हम जानेंगे वर्कता केंद्र, ठीक है। बहुत ही जरूरी है ये सब जानना, क्योंकि अगर ये मुझे हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो हम प्रतिबिंब को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वर्कता केंद्र हो गया, उसके बाद ध्रुव हो गया, वर्कता केंद्र हो गया, उसके बाद हो जाएगा हमारा त्रिज्या, क्या हो जाएगा, त्रिज्या। उसके बाद हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। और उसके बाद से हमारा हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस के बाद क्या हो जाएगा हमारा, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी। अब देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले, ये तो नंबरिंग ही गलत हो गई। नंबर 1 तो ये होगा ना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3, 4, 5 और 6, हाँ 6। 6 तथ्यों को हम जानेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए ध्रुव हम किसे कहेंगे, ये हो गया हमारा दर्पण, ठीक है। दोनों दर्पणों को साथ में बनाते हुए मैं चलूंगा, ठीक है, ताकि आपके किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो सके, ठीक है, ठीक है। तो आप समझिएगा यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक से। ये हमारा हो गया, पॉलिश लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। इस दर्पण का कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, इस दर्पण का कोई ना कोई यहाँ पे मध्य बिंदु होगा। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका मध्य बिंदु हो गया और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होता है, ध्रुव होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को
ध्रुव कहते हैं या फिर P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, ये हो जाएगा हमारा दर्पण का मध्य बिंदु। ठीक है, दूसरा नंबर पर हमें क्या देखना है, वर्कता केंद्र। क्या देखना है, वर्कता केंद्र। अब देखिए दूसरी ओर वर्कता केंद्र देख लेते हैं कि वर्कता केंद्र हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये जब जो है कि हमारा दर्पण कटा है, ये कटे हुआ भाग है गोले का। ठीक है, कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। इससे पहले ये क्या रहा होगा, गोला रहा होगा। ठीक है, गोला रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार का अगर ये गोला होगा, ठीक है, तो इसका इस पूरे वृत्त का कोई केंद्र होगा, पूरे वृत्त का केंद्र होगा। सपोज दैट ये इस वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र क्या होता है, वर्कता केंद्र क्या होती है, इसके बीच का गोले का कटा हुआ भाग होगा, तो क्या होगा, ये इसका केंद्र होगा। अब जो गोले का यानी कांच के पूरे गोले का जो केंद्र होता है, वही हमारे दर्पण का वर्कता केंद्र होता है। पहले ये दर्पण क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, बाद में ये कट गए, तो इनका अगर केंद्र जो है सेंटर पॉइंट है, ये हमारे यहाँ पे यही क्या कहलाएगा, वर्कता केंद्र कहलाएगा। और जब ये कट गया यहाँ से, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वर्कता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ध्रुव P हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये C हो गया, यानी कि वर्कता केंद्र हो गई। ठीक उसी प्रकार इसका भी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अलग बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मान लीजिए यहाँ पे रहे। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये जो वर्कता केंद्र होगा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये हमारा इस साइड होगा। ठीक है, समझे आप, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, ये हो जाएगा C, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसलिए क्या होगा, दर्पण के पीछे साइड यानी कि अपोजिट साइड में परावर्तन तो इस साइड से होगा, तो जाहिर सी बात है वर्कता केंद्र तो हम इसी साइड लेंगे, तो ये परावर्तन यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि इसके पीछे भी क्या है, साइड में वर्कता केंद्र है, लेकिन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र यहीं पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो परावर्तन है ये कहां से होगा, ये P हो गया और ये कैपिटल C हो गया, C हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्कता केंद्र। यहां पे लिख दे रहा हूं वर्कता केंद्र। ठीक है, अब क्या हमें देखना है, त्रिज्या देखना है। त्रिज्या क्या होगा, देखिए वर्कता केंद्र C, वर्कता केंद्र C और ध्रुव के P यानी ध्रुव P और वर्कता केंद्र C की बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, यानी कि वर्कता त्रिज्या कहलाएगी। ये वर्कता केंद्र, वर्कता त्रिज्या या त्रिज्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे स्मॉल r से प्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, स्मॉल r। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तीन चीजें हो गई कन्फर्म। ये हो जाएगा हमारा P हो जाएगा, यानी कि ध्रुव हो जाएगा, ये वर्कता केंद्र हो जाएगा, उसके बाद ये त्रिज्या हो जाएगा। वर्कता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होगा, वर्कता केंद्र C और ध्रुव के P यानी वर्कता केंद्र C और ध्रुव P के बीच में यानी मिलाने वाली जो बिंदु होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। समझ रहे हैं आप, वर्कता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली जो बिंदु होगी, यहां पे देख रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 चीज हमारी क्लियर हो गई। वर्कता केंद्र C और ध्रुव P के बीच को यानी मिलाने वाली रेखा को, बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब अपन देखेंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के लिए मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आए। दूसरा डायग्राम मैंने यहां बनाता हूं। ठीक है, देखिए
मुख्य फोकस कहते किसे हैं? बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं इस पॉइंट में भी, ठीक है। तो देखिए, हमारे समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, क्या होती हैं? जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं क्लियर सी से। पूरा मुझे मिटा के फिर मैं क्लियर समझा रहा हूं इसको, ठीक है। ये सारी चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा दर्पण हुआ, ठीक है, और एक हमारे यहां दूसरा दर्पण होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक, यहां क्या होगा हमारा? ध्रुव P, ये क्या हो गया हमारा? ध्रुव P, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा हमारा? वर्कता केंद्र C, ये क्या हो जाएगा हमारा? वर्कता केंद्र C। अब इसके समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये समानांतर प्रकाश की किरण चल रही है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तन के बाद ये क्या करेगी? ठीक है। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। अब देखिए, मिलती हुई प्रतीत कैसे होंगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पे जो हमारा ये हमारा अवतल दर्पण है, ये क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये जब यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होगा। तो ये जिस बिंदु पर मिल रही हैं प्रकाश की किरणें, ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। ये कैपिटल F होता है, ठीक है, मुख्य फोकस। समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो हमारा उत्तल दर्पण है, यहां पे प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो हमारा होता है प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और जब ये फैलाएगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा प्रकाश की किरण, और ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से निकलेगी। अब देखिए, अब जब ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगे, कैसे? यहां से इस परावर्तन की प्रकाश की किरणों को हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। आगे बताऊंगा ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके पे यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहां पे वास्तव में मिल नहीं रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मुख्य फोकस, ठीक है। ये क्या हो गया? मुख्य फोकस, कैपिटल F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इनके बीच की कुछ दूरी होगी, इनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो इस दूरी को क्या कहेंगे? इस दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। यानी कि यहां पे ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे? हम उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्रदर्शित करेंगे, और उसे हम कहेंगे फोकस दूरी। ये भी क्या हो जाएगा? यहां से यहां के बीच की दूरी को स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? फोकस दूरी। क्लियर हो गया? अब देखिए, हमारा यहां से ध्रुव P,
वर्गता केंद्र से त्रिज्या कंप्लीट हो गया, मुख्य अक्ष कंप्लीट हो गया, मुख्य फोकस कंप्लीट हो गया और फोकस दूरी कंप्लीट हो गया। ये हमारा रहा गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे तो जो हमारा मुख्य फोकस जो होता है, इसके बाद हमारा आगे होता है स्मॉल एफ। क्या होता है? स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो होता है एफ इज इक्वल टू हमेशा r/2 होता है। क्या होता है? एफ इज इक्वल टू r/2, यानी कि जो हमारा फोकस दूरी होता है ये त्रिज्या के हमेशा आधी होती है। अगले टर्म में मैं बताऊंगा, इसको परिभाषित करूंगा कि हमारी जो फोकस दूरी होती है ये त्रिज्या से कैसे आधी होती है। और अगले टर्म में हम पढ़ेंगे कि हमारा यहाँ से प्रतिबिंब कैसे बनता है। और यहाँ से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जो मुख्य फोकस है, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी होती है ये त्रिज्या के आधी कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट में आई। तो चलिए आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं, अगले टर्म में हम बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।